ठंडी ठंडी हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। ईशाल ट्यूबवेल के पास खड़ी आसमान को देखकर मुस्कुराई थी। हैदर शाह उस वक्त मामूल के मुताबिक अपने खेतों में दौरा कर रहा था। तमाम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। इत्तेफाक से वो खेतों की आखिरी हद पर निकल आया था और वहां टहलते हुए उसकी नज़र ईशाल पर पड़ी थी, जो दुपट्टा गले में सजाए भीगे हुए आंचल को लहराते हुए ट्यूबवेल के पास लगी मोटर के सामने हाथ जोड़कर उसमें पानी भरकर अपने मुंह पर डाल रही थी। ठंडे थार पानी से मुंह धोते हुए गोया ईशाल के अंदर तक ठंडक उतर गई थी। उसने बेख्तियार एक गहरा सांस लेकर मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई। खेतों के कोने पर खड़ा हैदर शाह इस मंजर को देखकर एक लम्हे के लिए ठिठक सा गया। आज से पहले उसने ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी थी और इस कदर खूबसूरत दोशीज़ा को देखकर उसका दिल गोया धड़कना भूल गया। वो समझ नहीं पाया था कि खूबसूरती इस मंजर में है या ईशाल में। वो जो भी मंजर था बेहद मुकम्मल था। ट्यूबवेल की मोटर की गड़गड़ाहट, परिंदों की चहचहाहट, खेतों की लहलहाहट, सब कुछ पीछे रह गई थी। अगर कोई मंजर ठहर गया था तो वो ईशाल का मुंह धोकर मुस्कुराना था, जो हैदर शाह के दिल में उतर गया था। क्या कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है? वो वहीं बुत बना खड़ा उस लड़की पर अपनी निगाहें जमाए खुद से सवाल कर बैठा। हाँ, क्यों नहीं? जब दिल के अंदर वो शख्स उतर जाए तो फिर वो खूबसूरत ही लगता है। अंदर से आवाज़ आई तो वो गोया होश में आया और जैसे ही उसने दोबारा उस दोशीज़ा पर नज़रें जमाईं तो मुस्कुराया। ईशाल वहाँ खड़ी अपने दुपट्टे से अपना मुंह पोंछकर आंखें खोल चुकी थी। दोनों की नज़रें एकदम से मिली। अगले ही पल वो हैरानी से पीछे हुई। ना उसके चेहरे पर कोई बनावट थी, ना मसनूई मुस्कुराहट। बस एक फितरी सी हैरत थी जो हैदर को देखते ही उसके चेहरे पर उमड़ आई। हैदर ने हल्की सी मुस्कुराहट उछाली तो उसने निगाहें झुका लीं और चंद कदम पीछे हटकर दौड़ते हुए खेतों से दूर निकल गई। लेकिन उस वक्त हैदर को लगा था कि जैसे वो उसका दिल भी अपने साथ लेकर चली गई है। तभी करमदीन दौड़ता हुआ हैदर शाह के पास आया। साहिब जी, अब चलें, मगरिब का वक्त हो चुका है। हैदर ने चौंक कर करमदीन की तरफ देखा। अच्छा, वक्त गुजरने का गोया एहसास ही ना हुआ। मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ? उसने करमदीन से सवाल किया तो वो हैरत ज़दा रह गया था। साहिब जी, आपको तो यहाँ से गए काफ़ी देर गुजर गई। क्या हुआ? कोई ख़ास बात है क्या? आपके चेहरे पर परेशानी नज़र आ रही है। ये सुनकर हैदर शाह ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, परेशानी तो कोई नहीं, अलबत्ता ये जो लड़की दूर जाते देख रहे हो, इसका बताओ मुझे, ये कौन है? उसने दूर जाती ईशाल की तरफ इशारा किया, जिसका अब सिर्फ साया दिखाई दे रहा था। कौन साहिब जी? यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। करमदीन ने नफ़ी में सर हिलाया तो उसने बेख्तियार अपने बालों में हाथ फेरा। छोड़ दो, कोई है ही नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कहा। करमदीन ने हैदर शाह की इस अज़ली मुस्कुराहट को देखकर हैरत से अपने कंधे उचकाए। आप ठीक हैं? उसने अगला सवाल दागा तो हैदर शाह दिल खोल कर मुस्कुराया। अब तक तो ठीक था, लेकिन अब नहीं हूँ। खैर, चलो घर चलते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ गया और करमदीन ने गहरी नज़रों से उसे देखा था। ये शाह साहब आज थोड़े खिसके हुए लग रहे हैं, खुद से खुद ही बातें कर रहे हैं और मुस्कुराए जा रहे हैं। वो नासमझी से अपना सर झटक कर आगे बढ़ गया था। उसे नहीं मालूम था कि हैदर शाह के दिल में इस खूबसूरत दोशीज़ा ने अपने कदम पहली नज़र से ही जमा लिए हैं और अब ये देखना था कि किस्मत उनको कैसे मिलाती है। क्या वो हैदर शाह के नसीब में लिखी थी या फिर उसके नसीब में सिर्फ रुसवाई ही रुसवाई थी? हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। शाह हवेली की इकलौती लाडली सूबिया की शादी थी। बरक़े कुमकुमों से गोया हर तरफ रोशनी कर दी गई थी। सूबिया अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी आईने में अपना उदास चेहरा तक रही थी। क्या यही मेरी किस्मत है? उसने बेइख्तियार अपने चेहरे पर हाथ फेर कर खुद को यकीन दिलाया कि आज वाकई में उसकी शादी हो रही है। उसकी शादी गाँव के बड़े सरदार जहांज़ेब हसन के बेटे जहांगीर से तय हो गई थी, जो उम्र में उससे 15 साल बड़ा था। वो खुद 18 साल की थी और इस शादी पर हरगिज़ राज़ी न थी। ये बात उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने बेख्तियार बहते आंसुओं को साफ किया, तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वलीद शाह अंदर दाखिल हुए। उसने बेख्तियार अपना सर झुका लिया। सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी इकलौती बेटी के सर पर हाथ रखा। बाबा, कुछ ठीक नहीं होगा। खुदा का वास्ता है बाबा, मुझे बचा लें। मुझे ये शादी नहीं करनी। आप जानते हैं कि वो लड़का शराबी है, जानी है, इसके बावजूद भी। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उनमें से ऐसी कोई भी खामी मौजूद नहीं है। ये तुम्हारे अपने दिमाग की पैदावार है। अब कि उनका लहजा काफ़ी हद तक सर्द महरी लिए हुए था। नहीं बाबा, लेकिन मैं। वो चंद कदम आगे बढ़ी और उनके दोनों हाथ जोड़कर कुछ कहने ही लगी थी कि उन्होंने एकदम से अपना हाथ उसके हाथ से खींचकर गसीली निगाहों से उसे देखा था। अपने आंसू साफ करो, अपना दिल मजबूत करो।
मोहब्बत नाम का कोई वजूद इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, समझी तुम? अपने बाप का सर शर्म से झुकाने से पहले 100 बार सोच लेना। बल्कि अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है, अब सिर्फ तुम्हें अपनी अगली जिंदगी के बारे में सोचना है। शाह हवेली का नाम ना डुबो देना। उन्होंने गहरी जहर आलूद निगाहों से उसे देखते हुए खबरदार किया और छोटे छोटे कदम उठाते हुए बाहर निकल गए। उनके चेहरे पर दुरुस्ती वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती थी, आंखों में सुर्खी उतर आई थी। इधर सूबिया का रो रो कर बुरा हाल था। उसने बेख्तियार आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और अपनी पुश्त दरवाजे से टिका ली। ज़ारो कतार रोते हुए उसने अपना दिल का गुबार हल्का करने की कोशिश की थी। ये शादी नहीं बल्कि एक डील का नतीजा थी, जिसके तहत जहांगीर हसन अपने हिस्से की सारी जायदाद अपनी होने वाली दुल्हन सूबिया वलीद शाह के नाम लिख देगा और ये दोनों ख़ानदान के दरमियान रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। दोनों मिलकर गांव पर हुक्मरानी करेंगे और अपनी ताकत को वसी करने के साथ साथ गांव के लोगों के लिए काम भी करेंगे। अब देखना ये था कि उनका ये वादा गांव वालों के साथ किस हद तक कायम रहता। सूबिया ने तो उस वक्त से अपने दिल के अंदर एक कब्रिस्तान बना लिया था जब उसे पता चला था कि उसके वालिद साहब उसके लिए लाया गया रिश्ता, जो कि अहमर हुसैन का था, ठुकरा दिया है। अहमर हुसैन एक मामूली लड़का था जो वलीद शाह के खेतों में हिसाब किताब रखने का काम करता था। उनकी वालदा हवेली में सफाई सुथराई के कामों की हेड थीं और यहीं से उन दोनों के दरमियान राब्ते का आगाज़ हुआ था। सूबिया और अहमर एक दूसरे से शदीद मोहब्बत कर बैठे थे, यहाँ तक कि अहमर हुसैन ने हिम्मत करके स्टेटस का फ़र्क जाने बगैर रिश्ता भी भेज दिया था। लेकिन तब उसकी अकल ठिकाने आ गई थी जब हैदर शाह ने उसे खड़े खड़े तमाम मुलाजमीन के सामने बेइज्जत करने के साथ साथ ना सिर्फ नौकरी छीन ली थी बल्कि धक्के मारकर घर से बाहर भी निकाल दिया था। सुगरा बीबी को जब अपने बेटे के कारनामे का पता चला था तो उन्होंने उसे खूब लान तान किया था और उससे हर रिश्ता ख़त्म कर दिया था, यहाँ तक कि उन्हें हवेली को भी छोड़ना पड़ा था। यूं उनका 25 साल पुराना काम भी छूट गया था। हवेली वालों को क्या फ़र्क पड़ता था? बस वलीद शाह ने अपनी बेटी सूबिया को लगाम देने के लिए जल्द उसका रिश्ता तय कर दिया और आज उसकी शादी हो रही थी। हैदर शाह तैयार होकर बाहर निकला था कि अचानक से करमदीन दौड़ता हुआ हैदर शाह के पास आया। साहब जी, गजब हो गया, गजब हो गया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ देखकर हैदर शाह ने अचंभे से उससे पूछा था, ऐसा क्या हुआ है करमदीन? तुम क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनते ही करमदीन ने हैदर शाह का हाथ थामा और उसे पकड़कर अपने साथ एक कोने में ले आया। सूबिया बीबी अपने कमरे में नहीं है। ये सुनते ही हैदर करंट खाकर उछल पड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो वहीं कमरे में होगी। कमरे में नहीं तो कहाँ जाएगी? सही से ढूंढो, या किसी और कमरे में बैठी होगी, आखिर दुल्हन है। वो अपनी कज़न सोबिया के हवाले से खबर सुनकर उसके होश तो उड़े ही थे, लेकिन अब उसने खुद पर काबू पाते करमदीन को डपट दिया था। मैं सच कह रहा हूँ साहब जी, मैंने तमाम कमरों को छान मारा है, सूबिया बीबी कहीं भी नहीं है। कहीं वो भाग तो नहीं गई? करमदीन ने अपनी ज़बान को लगाम दिए बगैर वो सच्चाई बयान कर दी थी जिसके बारे में हैदर सोचना भी नहीं चाहता था। बकवास बंद करो अपनी, कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता? वो कभी किसी की इज्जत को रौंद कर आगे नहीं बढ़ सकती। मेरे साथ कमरे में आओ। वो तैश में कहता हुआ सोबिया के कमरे में आया और अगले ही पल वो ठिठक कर रह गया। बेड के पास साइड टेबल पर पेपर वेट के साथ एक सफ़ा हवा के संग फड़फड़ा रहा था। हैदर ने करमदीन को बाहर जाने का हुक्म दिया। किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। करमदीन ने हाँ में सर हिलाया और बाहर निकल आया, जबकि हैदर अपने हाथ में पर्चा थामे वहीं खड़ा रह गया था। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। जो शख्स इज्जत के साथ मेरे लिए रिश्ता लेकर आया वो आपकी नज़र में नामंजूर ठहरा, जबकि आप जानते थे कि आपकी बेटी की ख्वाहिश उसी के साथ शादी करने में है। लेकिन अब मैं भी आपको बताऊंगी कि किसी पर अपनी ख्वाहिश को थोपना किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी। मैं अपना घर बसाने जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद को चुना है। मैं जहांगीर से कभी शादी नहीं कर सकती। हैदर वहीं जवा खड़ा रह गया था। वो चचा जान को क्या जवाब देगा? उन्हें कैसे सच बताएगा? ये सब उसके लिए बहुत बड़ा मुश्किल मरहला था, लेकिन बहरहाल उसे इस मरहले से गुजरना था। उसने बेख्तियार अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ किया और तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ वलीद शाह के कमरे में दाखिल हुआ, जो सफ़ेद शलवार कमीज़ पर वेस्ट कोट पहन रहे थे और मुलाजिम उन्हें वेस्ट कोट पहना रहा था। चचा जान, मुझे आपसे बात करनी है। उसका संजीदा लहजा सुनकर उन्होंने मुलाजिम को बाहर जाने का इशारा किया। आओ हैदर, आओ, क्या बात है, कहो। वो अपने दोनों हाथों पर अत्र रगड़कर कपड़े पर लगाने ही लगे थे कि हैदर ने उनके हाथों को थाम लिया था।
दिल थाम कर ये खबर सुननी होगी। अपने आप को तैयार कर लीजिए कि खबर कुछ अच्छी नहीं है। उनके हाथ से अत्र की शीशी गिरकर टूट गई थी और पूरा कमरा मुअत्तर हो गया था, लेकिन उनका जहन माऊफ होने लगा। सूबिया कमरे में नहीं है, वो भाग चुकी है। हैदर ने ये कहकर सर झुका दिया था, गोया मुजरिम वो खुद हो। वो चंद कदम लड़खड़ाकर पीछे हटे और खाली खाली निगाहों से हैदर को देखा था। ये सच है क्या? उन्हें समातों पर यकीन ही ना आया। जब हैदर ने आगे बढ़कर उन्हें कंधों से थामकर तसल्ली दी, तब उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि उनकी बेटी उनके मुंह पर कालिख मलकर अपने आशिक अहमर हुसैन के साथ रवाना हो गई है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हैदर ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया था। ये सच है चचा जान, यही सच है। हैदर ने अपने दिल को कड़ा कर उन्हें ये खतरनाक खबर सुनाई थी। वो वहीं ज़मीन पर ढह से गए। काफ़ी देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने के बाद उनकी आंखों में सुर्खी उतर आई थी। हैदर जो खड़ा होकर शादी कैंसिल होने का ऐलान करने जा रहा था, उन्होंने एकदम से उसके हाथ थाम लिए थे। तुम मेरे साथ चलो, मुझे जरगा बुलाना है। ये सुनकर हैदर अपनी जगह साख्त रह गया। जरगा पर किस लिए? वो समझ नहीं पाया। अहमर हुसैन की बहन का निकाह होगा, अभी इसी वक्त होगा और तुम्हारे साथ होगा। हैदर को लगा उससे सुनने में गलती हुई है। चचा जान, आप क्या कह रहे हैं? वो फिक्रमंदी से आगे बढ़ा और उनका चेहरा थपथपाया। उसे लगा कि शायद वो अपने हवास खो बैठे हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ सोचा था अब उसी पर अमल करने जा रहे थे। तुम मेरे साथ चल रहे हो? उन्होंने कड़कदार लहजे में रौब भरे अंदाज में पूछा। हाँ, मैं क्यों नहीं चलूंगा, लेकिन आप मुझे बताएं तो सही, आखिर आप करने क्या चाह रहे हैं? चचा जान ने गोया कोई जवाब न दिया और अपने झुके हुए कंधों के साथ कमरे से रुखसत हो गए थे। हैदर शाह भी फौरन से उनके पीछे चला आया था। वो तेजी से गाड़ी ड्राइव करते हुए शाह हवेली से निकल गए थे और कच्ची पक्की गलियों में गाड़ी दौड़ाने के बाद एक लकड़ी के मकान के आगे रुके थे। बाहर निकलकर उन्होंने जोर जोर से दरवाज़ा बजाया तो सुगरा बीबी बाहर निकली। कौन है? अगले ही पल वो दरवाज़ा खोलकर अपनी जगह जम सी गईं। साहब जी, आप अंदर आइए ना। लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर सुगरा बीबी के सामने उंगली उठाकर गोया उसे वार्निंग दी थी। अपने बेटे से कहो मेरी बेटी मुझे वापस करे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सुगरा बीबी की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या किया है अहमर ने? वो गोया खुद अनजान थीं। तो तुम्हें नहीं पता उसका कारनामा? तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को वरगला पर उसे अपनी शादी वाले दिन घर से भगाया है। ये सुनते ही सुगरा बीबी अपने सीने पर हाथ रखकर वहीं बैठती चली गईं। कहाँ है तुम्हारा बेटा? कहाँ है मेरी बेटी? वो दरवाज़ा खोलकर फौरन से अंदर दाखिल हुए, लेकिन खाली सहन उनका मुंह चिरा रहा था। वो यहाँ नहीं आया, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। वो रो पड़ी थीं। हैदर शाह ने आगे बढ़कर वलीद शाह के कंधे पर हाथ रखा। चाचा जान, वो यहाँ नहीं आएगी। इसे पता है कि हम यहाँ आएंगे। वो यहाँ कैसे आ सकती है? हैदर शाह ने मामले की नज़ाकत को समझाने की कोशिश की तो वलीद शाह ने उसका हाथ झटक दिया था। कैसे भाई हो तुम? एक बहन की हिफाजत ना कर सके और कोई तीसरा टुट पूंजिया उसे उठाकर ले गया। वो उस पर बरस पड़े तो हैदर ने अपनी निगाहें झुका लीं। अगले ही पर वो मुड़े और सुगरा बीबी को कलाई से थाम कर खड़ा किया। बात सुनो बीबी, अब वक्त है कि तुम्हारे बेटे का किया कराया तुम्हारी बेटी भरेगी। ये सुनते ही जहां सुगरा बीबी साकित, वहीं हैदर शाह भी खाली खाली निगाहों से उन्हें देखने लगा। चचा जान, आप क्या करने जा रहे हैं? वो बेचैन हुआ। जरगा बुलाओ अभी इसी वक्त और इस खानदान को जरगे में खड़ा करो, फिर तुम्हें वहीं पता चलेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये कहकर वो गाड़ी की तरफ बढ़े तो हैदर शाह सुगरा बीबी को देखता रह गया। सुगरा बीबी, आपने सुन लिया है कि वो कितने गुस्से में हैं। उनके गुस्से से कोई नहीं बच सकता, खुद मैं भी नहीं। बेहतर यही है कि आप अपने ख़ानदान को लेकर जरगे में शरीक हो जाएं। ये कहते ही वो बाहर की तरफ लपका और वलीद शाह के हमराह जरगे के मैदान की तरफ बढ़ गया था। पीछे खड़ी ईशाई के कदमों से ज़मीन निकल गई थी। उसने फटी फटी निगाहों से अपनी वालिदा को देखा था। अम्मा, ये क्या हो रहा है? वो रो पड़ी थी। सुगरा बीबी ने उसे बेख्तियार अपने गले से लगाया था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला था और दो मुलाजिम जो गोया वलीद शाह के सिक्योरिटी गार्ड थे, उन दोनों ने उन्हें चलने का हुक्म दिया था। वलीद साहब ने गाड़ी भिजवाई है, आप दोनों को अभी के अभी हमारे साथ चलना होगा। ये सुनते ही सुगरा बीबी ने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा और ईशाल तो पहले से कई ज़्यादा उनमें सिमट गई थी। वो दोनों रोते हुए बंदूक की नोक पर गाड़ी में बैठी थीं और फिर गाड़ी तेज़ी से जरगे के मैदान की तरफ रवां दवां थी। गाड़ी के टायर चरचराए थे और गाड़ी एक झटके से रुक गई तो वो दोनों डरते डरते बाहर निकली, जहां बड़ी तादाद में गांव के लोग जमा थे। और ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि वलीद शाह की बेटी सूबिया शाह ने अहमर हुसैन से भागकर शादी कर ली है।
वलीद शाह अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांधे गुस्से में यहाँ से वहाँ टहल रहे थे, जबकि हैदर शाह वहाँ करीब रखी कुर्सी पर बैठा अपना सर झुकाए हुए था। किसी गहरी सोच में मगन दिखाई देने लगा। ईशाल ने बेअख्तियार अपनी चादर का घूंघट निकालकर अपनी माँ का हाथ मजबूती से थाम लिया था और फिर वो दोनों गार्ड्स की हमराही में आगे बढ़ीं। जरगी के बुजुर्ग के सामने बैठ गई थीं। वलीद शाह ने उंगली उठाकर बात का आगाज किया था। सुगरा बीबी के बेटे अहमर हुसैन ने मेरी बेटी को वरगलाकर अगवा कर लिया है। उसकी शादी वाले दिन उसे अपने साथ ले गया है, लिहाजा मैं इंसाफ चाहता हूँ। जरगा के बुजुर्ग ने अपना सर हिलाया। किस तरह का इंसाफ? बता दें आप क्या चाहते हैं। ये सुनते ही वो चंद कदम आगे आए और सुगरा बीबी के बराबर में बैठी ईशाल की तरफ इशारा किया, जिसने अपना चेहरा घूंघट से ढांप लिया था। जिस तरह अहमर हुसैन ने मेरी बेटी को वरगलाया, बिल्कुल इसी तरह हमें बदले में उनकी बेटी चाहिए। अहमर हुसैन की बहन से मैं अपना बदला पूरा करूंगा। ये सुनते ही सुगरा बीबी रो पड़ी थीं और वलीद शाह के कदमों में गिर गईं। मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटी बहुत छोटी है, अभी सिर्फ 17 बरस की है। उसे तो कुछ पता भी नहीं है कि हुआ क्या है। आप क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हैं? लेकिन वलीद शाह ने उन्हें नफरत से झटक दिया था। मैं इंसाफ चाहता हूँ और इंसाफ का बेहतरीन तकाजा यही है कि उनकी बेटी हमें वनी में दे दी जाए। बुजुर्ग भी हैरान रह गए थे। साहब जी, वनी तो कत्ल के इल्ज़ाम में नहीं की जाती। उन्होंने गोया वलीद शाह को याद दिलाना चाहा था। मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि बेटी के बदले बेटी ही मिलनी चाहिए। तभी बुजुर्ग ने सर हिलाया था और सुगरा बीबी की तरफ देखा। हमें उनकी बात माननी होगी, क्योंकि उनके साथ जुल्म हुआ है। आपके बेटे ने उनकी बेटी को वरगलाया है और अब इसका यही हल नज़र आता है कि आप अपनी बेटी उनके निकाह में दे दें। सुगरा बीबी बुद्ध बनी अपनी जगह ठहर गई थीं जब वलीद शाह ने अपने साथ खवातीन मुलाजिमीन को इशारा किया था और उन्होंने वहां बैठी ईशाल के दोनों बाजू थामकर उसे खींचने की कोशिश की। वो रो पड़ी थी। उसने बेइख्तियार खुद को छुड़वाने की कोशिश की थी। तभी वलीद शाह ने जोरदार आवाज़ में हाथ उठाकर वहां मौजूद तमाम लोगों को खामोश करवाया। सुगरा बीबी की बेटी का निकाह वलीद हैदर शाह से होगा और अभी इसी वक्त होगा। हैदर, जो इस तमाम मंजर को समझने की कोशिश में लगा हुआ था, ये सुनते ही एक झटके से अपनी जगह उछल पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं चच्चा जान? चच्चा जान चंद कदम आगे आए और उसकी आंखों में झांका। पिछले 20 बरसों से जब तुम सिर्फ 8 साल के थे, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। यतीम हो गए थे तुम, और मैंने तुम्हें कभी ये एहसास न होने दिया कि तुम यतीम हो। और अब वक्त आ गया है कि तुम एहसान चुकाओ। तुम कुछ भी सोचो, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरी बात मानो और इस लड़की से निकाह करके उसे बांधी के तौर पर हमारे खानदान के अंदर ले आओ। बाकी जो काम होगा वो मैं देख लूँगा, इसके चच्चा ने सख्ती से कहा। अपने बड़े भाई ज़मान शाह और उनकी बीवी की वफ़ात के बाद बचपन से उन्होंने हैदर को अपनी औलाद की तरह पाला था और आज वो इसका सिला मांग रहे थे। हैदर शाह को अपनी समातों पर यकीन ही ना आया था। चच्चा जान, ये गलत है। अगर अहमर ने गलती की है तो सोबिया इसमें शामिल है। इसमें इस मासूम लड़की की क्या गलती है? उसने दबे दबे गुस्से से एहतजाज किया तो वलीद शाह ने हाथ उठाकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। मौलवी साहब आ चुके हैं, बेहतर है कि तुम मेरी बात मान लो, वरना अंजाम बुरा होगा। उस वक्त वो कहीं से चच्चा जान दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि वो उस वक्त एक बाप थे जिनकी आंखों में इंतकाम का खून उतर आया था। हैदर शाह मजबूर हो गया। दिल एकदम से जैसे किसी ने टुकड़ों में बांट दिया था। उसे अचानक से ट्यूबवेल के पास खड़ी वो लड़की याद आई थी जो उसके दिल में समा गई थी और हर रोज़ वो उससे मिलने की दुआ करता था। पर अब तो वो किसी और के नाम होने जा रहा था। इतने बड़े खानदान का बेटा होकर फर्माबरदारी की ये आला मिसाल हैदर शाह ने ही कायम की थी। वो चंद कदम आगे आया, मौलवी साहब के पहलू में बैठा। उसे रोने, बिलखने और गिड़गिड़ाने की आवाज़ घूंघट के पार से बाकायदा सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने अपने कान बंद कर लिए थे। मौलवी साहब के ईजाब और कबूल के जवाब में उसने 3 बार कबूल है कहकर अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए थे। ये देखे बिना के पीछे क्या हो रहा है। इधर ईशाल ने भी रो रो कर गन पॉइंट पर निकाह के लिए हाँ कह दिया था और फिर सुगरा बीबी उससे चिमट गई थीं और वो तो गोया होश में ही नहीं थीं, अपने हवास खो बैठी थीं। घूंघट उसके सर से उसके चेहरे से सरक गया था। वो ईशाल थी, बिलाशुबा अहमर हुसैन की बहन ईशाल, जिसे हैदर शाह ने ट्यूबवेल के पास देखा था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी दुआ खुदा ने किस तरह कबूल की है। वो तो वहाँ उसके बेहोश होने से पहले ही वापस लौट गया था। रात के 2:30 बजे वो घर वापस आया। उसे तो इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके ख्वाब टूटकर रेजा रेजा हो चुके हैं और उसकी वो मोहब्बत, जिसने अभी सही तरह से सांस लेना भी नहीं सीखी थी, दूर कहीं जाकर दफन हो गई है।
जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा तो गोया सन्नाटा छाया हुआ था। वो धीरे धीरे चलता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन चंद लम्हों बाद ही ठिठक कर रुक गया। अपने कमरे के बराबर में बने दूसरे कमरे से उसे रोने और बिलखने की आवाज़ें आ रही थीं। वो आवाज़ें उसके कमरे के बराबर में बने स्टोर रूम से बुलंद हो रही थीं। वो धीरे धीरे चलता हुआ स्टोर रूम में दाखिल हुआ तो ये देखकर उछल पड़ा कि वहाँ वही लड़की जिससे उसका निकाह हुआ था, घूंघट डाले अपने दोनों बाजू घुटनों के गिर्द बांधे बुरी तरह रो रही है। हाथों पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे, अलबत्ता उसने चेहरा छुपा रखा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो धीमी आवाज़ में लेकिन गुस्से से बोलने लगा। मैं यहाँ पर कैद कर दी गई हूँ। आवाज़ काफ़ी देर बाद टूट फूट कर हैदर शाह की समाअतों से टकराई थी। खड़ी हो जाओ, उसने हुक्म दिया तो वो एकदम से खड़ी हो गई। मेरे साथ आओ। वो उसे लेकर अपने कमरे में आया। सोफे पर बैठ जाओ, उसने गोया उसे हुक्म सादिर किया। वो वहीं बैठ गई। उसके हाथों पर तशद्दुद के निशान देखकर हैदर शाह का इश्तियाल से बुरा हाल था। अब उसे खुद पर अफसोस हो रहा था। वो क्यों इतनी देर हवेली से बाहर रहा? अगर वो होता तो उसकी ढाल बनता, यूं किसी को उस पर जुल्म नहीं करने देता। भाई की गलती में उसका क्या कसूर था जो उसे यूं तशद्दुद का निशाना बनाया सबने? गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हुआ तो अगले ही पल हैदर ने गुस्से से ड्रेसिंग पर हाथ मारकर तमाम चीज़ें नीचे गिरा दी थी और एक ज़ोरदार निस्वानी चीख बुलंद हुई, जिससे उसका घूंघट उलट गया था। वो पहले से कई ज़्यादा खौफजदा होकर खुद में सिमटने लगी और ज़ारो कतार रो पड़ी। हैदर शाह ने शीशे से उसे देखा और अपनी जगह ठहर गया था। वो कोई और नहीं, उसकी मोहब्बत ईशाल थी, वही ट्यूबवेल वाली खूबसूरत दोशीज़ा जो उसके दिल में घर कर चुकी थी। चंद लम्हे तो वो खामोश खड़ा उसे देखता रहा, फिर पलटकर गहरी नज़रों से उसे जांचा और अगले ही लम्हे बेइख्तियार मुस्कुराया। ईशाल जो खौफजदा हो गई थी, हैरत से आंखें टिपटिपाकर उसे देखने लगी। अभी इतना गुस्से में था कि सामान फेंक रहा था, अब मुस्कुरा रहा है। आप हंस रहे हैं? उसने टूटे फूटे लहजे में डरते हुए पूछा। हैदर के मुस्कुराने से उसे ज़रा हिम्मत मिली थी। वो रोना भूलकर उसकी ये हरकत देखने लगी। हैदर धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया। तुम कोई ख्वाब हो या फिर मेरा सराब? हैदर ने बेइख्तियार उसकी आंखों से निकलते आंसुओं को अपनी उंगलियों के पोरों पर समेटने की कोशिश की तो वो उछलकर दूर हुई थी। हैदर ने बेइख्तियार अपनी मुट्ठियां भींच लीं और फिर उसकी आंखों में झांका था। ए खूबसूरत दोशीज़ा, तुम्हारा नाम क्या है? हैदर के इस तर्ज़े तखातब पर वो सहम कर उसे देखने लगी। लबों पर गोया कुफ्ल लग चुका था। मेरा नाम ईशाल है, उसने कुछ देर डरने के बाद कहा तो हैदर ने वो नाम दोहराया था और फिर वहीं उसके सामने टेबल पर बैठकर उसे गहरी नज़रों से तकने लगा। तुम जानती हो कि तुम किसी की दुआ में शामिल हो सकती हो? सवाल इतना अजीब था कि वो चौंक कर उसे देखने लगी। ये आदमी पल पल उसे हैरान कर रहा था। खैर छोड़ो, ये बताओ तुमने खाना खाया है? हैदर के सवाल पर उसे पहले से कई ज़्यादा हैरानी हुई थी। वो यहाँ शाम से लाई गई थी, लेकिन किसी ने उसे ये नहीं पूछा था, बल्कि उसे यहाँ लाकर जिस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, उसकी रूह तक कांप गई थी। उसे गाड़ी से निकालकर यहाँ हवेली में सहन में सबके सामने धक्का दिया गया था और फिर कालिक उठाकर उसके चेहरे पर मली गई थी। जूतों के हार पहनाकर उसे पूरी हवेली का दौरा कराया गया। लोगों ने उस पर थू थू किया, उसके भाई को गालियों से नवाजा और उस पर कई तरह के जुमले कसे थे। रो रो कर उसका बुरा हाल था। उसने वलीद शाह के कदमों में गिरकर मुआफ़ी मांगी थी और तब भी उसे मुआफ़ी न मिली थी। उन्होंने उसे बालों से पकड़कर ज़मीन पर घसीटा था, उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था, यहाँ तक कि वो ज़ख्मी हो गई थी और फिर उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। हैदर की वालिदा यानी उसकी चच्ची जान, जिन्हें वो अम्मा साईं कहता था, हैदर के इंतज़ार में जाग रही थीं। 2:30 बजे जब वो दाखिल हुआ था तो उन्होंने यही कहा था कि इस लड़की को इसकी औकात याद दिला देना। वो वनी में आई है, उसे याद दिला देना कि उसके भाई ने जो सुलूक मेरी बेटी के साथ किया है वो हम इसके साथ दोहराएंगे। अब से यही इसकी ज़िंदगी है। हैदर ने उनकी बात बगौर सुनी थी और सर झटक कर आगे बढ़ा था। वो एक नर्म दिल और इंसाफ पसंद लड़का था। उसका कोई इरादा नहीं था उस लड़की से बदसलूकी करने का। और फिर उसे पता चला था कि वनी में आई लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत ईशाल है। वो शुरू से इस रस्म के खिलाफ था और अब तो गोया वो उसे तमाम ज़माने की नज़रों से छिपा लेना चाहता था। इसलिए उसने सबसे पहला सवाल ईशाल से यही किया था कि उसने खाना खाया है या नहीं। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी हवेली में किसी ने उसे खाने का पूछा होगा। अलबत्ता मार पीट कर अपनी भड़ास अच्छी तरह निकाली थी, जिसका अंदाज़ा ईशाल के हाथों को देखकर हो रहा था। ईशाल ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया था।
यहाँ लाकर सबने मेरी रूह को जख्म लगाए हैं, खाने का कौन पूछेगा। उसकी आंखों में ढेरों आंसू देखकर हैदर शाह को अपना दिल फटा हुआ महसूस हुआ। उसने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा, एक गहरी सांस भरी और फिर मोहब्बत पाश निगाहों से ईशाल की तरफ देखा था। मेरा भरोसा करोगी ना? सवाल इतना अचानक था कि वो टिकर टुकर निगाहों से उसे देखे गई। जवाब दो, मेरा भरोसा करोगी या मुझसे भी डरोगी? ईशाल ने नफ़ी में सर हिलाया, मुझे नहीं मालूम, और कंधे उचकाकर अपना सर झुका लिया था। वो चंद कदम आगे आया और उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर ठोरी ऊंची करके उसे गौर से देखा। अलमारी में एक जोड़ा रखा है, अपनी दुल्हन की नीयत से लिया था, बहुत पसंद आया था, और तुम ही तो मेरी दुल्हन हो ना, तुम्हारे ही नसीब का है। चेंज कर लो, मुंह हाथ धो लो, मैं खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। वो हैरत ज़दा रह गई थी। फिर माँ की बात याद आई कि शौहर की हर बात मानना उसे शिकायत का मौका न दिया। इसलिए हैदर शाह की बात पर उसे अमल भी करना था कि वो उसका शौहर था, उसका मजाजी खुदा, जो हादसाती तौर पर बना था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि ये हादसा शायद एक खूबसूरत ख्वाब हो। वो सर हिलाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। हैदर शाह ने अलमारी से वो जोड़ा निकालकर उसे थमा दिया था और फिर किचन की तरफ रुख कर लिया था। हवेली में सन्नाटा था, अलबत्ता किचन की जर्द लाइट जल रही थी। उसने फ्रिज खोला तो रात का बचा हुआ सालन पड़ा था। हैदर ने नफ़ी में सर हिलाया, ये तो 2 लोगों के लिए नाकाफ़ी होगा। उसे याद आया कि उसने खुद भी खाना नहीं खाया था। उसने जल्दी से फ्रिज से चिकन निकाली और टमाटर काटने लगा। झटपट तो कढ़ाई ही बन सकती है, उसने दिल ही दिल में सोचा और अपनी महारत दिखाने लगा। कुकिंग का उसे शौक था और वो अक्सर शिकार पर कढ़ाई बनाया करता था। रोटियां और सलाद पहले ही पड़ी हुई थीं। आधे घंटे बाद जब वो कमरे में खाना लेकर वापस गया तो वो सोफे पर सो चुकी थी। उसके चेहरे पर नील के निशानात थे। हैदर शाह ने कर्ब से अपनी आंखें बंद की और एक गहरा सांस भरकर अपने हाथ में पकड़ी ट्रे एक तरफ रखी। फिर धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया, गोया वो उसका इंतजार करते करते सो चुकी थी। दुपट्टा नादार था और उसका खूबसूरत हुस्न उसे अपनी तरफ माइल कर रहा था। इन दोनों के दरमियान शरई रिश्ता था। हैदर कब तक खुद पर काबू पाता? वो उसके हुस्न से मगलूब होकर आगे बढ़ा और उस पर झुका ही था कि उसे किसी के करीब होने का एहसास हुआ और यकदम इशाल ने अपनी आंखें खोल दी थीं। हैदर संभल कर सीधा हुआ। मैं देख रहा था कि तुम जाग रही हो या सो रही हो। वो नज़र चुराकर वजाहत देने लगा। ईशाल ने उसे अपने इतना करीब देखकर फ़ौरन से अपना दुपट्टा उठाया और अपने सीने पर फैलाकर ओढ़ लिया। मेरी आंख लग गई थी। ये कहते हुए भी वो काफ़ी हद तक खौफजदा दिखाई देने लगी और उठकर बैठ गई। उसे डर था हैदर शाह इस बात पर गुस्सा न हो जाए, तो हैदर ने बेख्तियार उसके दोनों हाथों को थामा और अपनी आंखों से लगाया था। तुम मेरे ख्वाबों का वो खूबसूरत गुमान हो जो अब हकीकत में बदल चुका है। तुम मेरी ज़िंदगी हो और ख़ुद को किसी से कमतर न समझना। मैं हूं ना तुम्हारी हिफाजत के लिए। खौफजदा मत होना, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मोहब्बत पाश लहजे में कहकर उसने पास रखी ट्रे उठाई और दोनों के दरमियान सोफे पर रखी। भूख लगी है ना? उसने ईशाल से पूछा तो उसकी आंखों में ढेरों आंसू उभरे। उसे तो कब से भूख लगी थी, लेकिन सबने उसका मार पीट से पेट भर दिया। इस मार के बाद तो वो भूख को भूल ही गई। अगले ही पल हैदर शाह ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी खूबसूरत आंखों से उसके आंसू चुन लिए थे। आंखों से निकलने वाले कीमती आंसू हैं ये, इन्हें क्यों ज़ाया कर रही हो? वो धीरे से मुस्कुराया और नवाला तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया। वो कपकपाते हुए होठों के साथ नवाला उसके हाथों से लेने लगी, लेकिन हैदर ने अपना हाथ छुड़ाया और नवाला खुद अपने हाथों से उसे खिलाया था। ये मेरी बेगम साहिबा के लिए। उसने धीरे से उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो वो अनकंफर्टेबल सी दिखाई दी। धीरे धीरे मेरे लम्स की भी आदत हो जाएगी। हैदर ने उसे याद दहानी करवाई और छोटे छोटे नवाले बनाकर खिलाने लगा। कुछ देर बाद ही उसका पेट भर गया था। आप मेरी एक बात मानेंगे? हैदर ट्रे उठाकर जाने लगा तो उसने हैदर से मिन्नत भरे लहजे में कहा था। हाँ बोलो ना जाने हैदर। वो उसके करीब आया और मोहब्बत से बोला तो वो रो पड़ी थी। मुझे वापस भेज दे, मुझे छोड़ दे, मुझे तलाक दे दे, मुझे अम्मी के पास जाना है। वो दोनों हाथ जोड़कर उससे ऐसी फरमाइश कर बैठी थी जिसने हैदर के दिल के कई टुकड़े कर दिए थे। हैदर ने कर्ब से अपनी आंखें मींची और कोई जवाब दिए बगैर वापस पलट गया। ईशाल रोते रोते सोफे पर बैठकर दोबारा नींद की गहरी वादी में खो गई। बहुत देर हवेली के लॉन में टहलकर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। वो ईशाल की फरमाइश हरगिज़ पूरी नहीं कर सकता था। अब जब वो उसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल कर दी गई थी, वो उसे कैसे छोड़ देता? बहुत देर टहलने के बाद वो कमरे में आया और उसे सोते देखकर कंबल उड़ा खुद बेड पर लेट गया
और हैदर पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलता ये सोचता रहा कि वो इस लड़की के दिल में अपनी मोहब्बत कैसे पैदा कर सकता है, कैसे उसे खुद से मोहब्बत करवा सकता है और कैसे अपनी आदत उसे लगा सकता है। अगले दिन सुबह ईशाल की आंख खुली तो कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। इससे पहले कि वो संभलती और ये अंदाजा लगाती कि हैदर कहाँ है, कमरे का दरवाज़ा किसी ने जोर जोर से खटखटाया। वो हड़बड़ा कर उठी और इससे पहले कि वो उठकर दरवाज़ा खोलती, दरवाज़ा जोरदार आवाज़ से खुला और कोई तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। उसने जैसे ही निगाहें उठाकर देखा तो हैदर की वालिदा यानी उसकी चच्ची जान खूनख्वार निगाहों से उसे तक रही थी। वो घबराकर सोफे से उठ खड़ी हुई। शर्म नहीं आती तुम्हें? बनी में आई लड़की होकर यहाँ बिस्तर तक पहुँच गई हो। उन्होंने कुछ भी सोचे समझे बगैर उसे जोरदार थप्पड़ रसीद किया तो वो दूर जा गिरी। उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान पड़ गया था। उठो, बाहर निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। हैदर की मुझे समझ नहीं आई कि अब तक तुमसे बदला क्यों नहीं लिया। उन्होंने एक झटके से उसका बाजू थामा और उसे जोर से घसीटकर बाहर निकाला। सीढ़ियों से धक्का देकर वो उसे लेके किचन में आई थे। सुबह से ये तमाशा देखने के लिए तुम्हें यहाँ लाए थे। साफ करो पूरा किचन। तुम इस हवेली में राज करने नहीं बल्कि बदला लेने के लिए लाई गई हो। वो तनफ्फुर से उसका मुंह दबोच कर बोली। ईशाल की आंखें फैल गई थीं। किचन बेहद गंदा हो रहा था। सिंक बर्तनों से भरा हुआ था। स्लैब पर जा बजा कचरे फैले हुए थे। गोया नाश्ता बनाया गया था या तूफान बदतमीजी मचाया हुआ था। मुलाजिमा उसे देखकर हंसने लगी। वो अपने आंसू पीकर काम पर जुट गई। सुबह से वो अकेली लगी हुई थी। ढेर सारे बर्तन धोकर उसने किचन की सफाई की। इतने में उसकी देखभाल पर मामूर मुलाजिमा ने आकर कैबिनेट का सारा सामान निकालकर साफ करने को कहा। वो चुपचाप नम आंखों के साथ कैबिनेट से सारी चीजें निकालकर सारे कैबिनेट को सर्फ से साफ करके उसे खुश्क करके सामान को साफ करके दोबारा लगाने लगी। दोपहर होने को थी। उसने नाश्ता तक नहीं किया था, लेकिन किसी को उसकी क्या परवाह। हैदर भी उसे गोया यहाँ लाकर भूल ही गया था। न जाने कहाँ गायब था कि नजर ही नहीं आया। पता नहीं कहाँ चला गया है। दिल बार बार उसके नाम की माला झपने लगा। वो अपने रवैये पर हैरान थी। शायद ये हैदर का नर्म लहजा ही था। जब वो उसे याद करके रोने लगी। सारे कैबिनेट के साफ करने के बाद मुलाजिमा ने उसे सब्जी और गोश्त दे दिया कि चलो दोपहर का खाना बनाओ। हवेली में काफ़ी सारे मुलाजिम थे जिनका खाना अलग बनता था और घर के 3 फर्द का खाना अलग बनता था। वो सब्जियां काटने बैठ गई। सर में भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो चुपचाप काम में लगी हुई थी। मुलाजिमा थोड़ी देर के बाद आकर उसके ऊपर नजर डाल जाती और उसे 2 बातें सुनाकर कहती, जल्दी काम कर, ये तेरे बाप का घर नहीं है, सबको टाइम पे खाना चाहिए। ऐसे सुस्ती से काम करती रही तो बड़ी बेगम साया मुझे नहीं छोड़ेगी। ईशाल और तेजी से हाथ चलाने लगी। गोश्त धोकर कढ़ाई बनाई, सब्जी बनाई, बिरयानी बनाई, सलाद, रायता सब तैयार करते करते उसे दोपहर के 2:30 बज गए। भूख से वो बेहाल हो रही थी। जैसे तैसे खाना बनाकर वो फारिग हुई तो थकन से चूर थी। सुबह से मुसलसल खड़े होकर काम करने से वो बहुत थकन महसूस कर रही थी। भूख से कलेजा मुंह को आ रहा था। अब यहाँ खड़ी क्या कर रही है? जल्दी से खाना टेबल पर लगा, बड़े साईं खाना खाने आ रहे हैं। मुलाजिमा के कहने पर वो खाना लगाने लगी। सबके खाना खाने के बाद उसने बर्तन समेटे और फिर धोए। इसके बाद चाय बनाकर उनके कमरे में पहुंचाई। अभी यहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही है? चल जाके स्टोर रूम की सफाई कर ले। ईशाल ने रहम तलब नजरों से मुलाजिमा की तरफ देखा। अब थकन से उसकी हिम्मत खत्म हो रही थी, लेकिन मुलाजिमा सख्ती से उसका हाथ खींचकर स्टोर रूम में ले गई, जहां बहुत सारा काट कबाड़ पड़ा था, और उसे सफाई में लगा दिया। एक दफा फिर से वो आंसू पीती हुई सफाई करने लगी। वहां से फारिग होकर उसे ऑर्डर मिला कि मुलाजिमों को शाम की चाय दो। उनकी चाय बनाने के बाद वो रात के खाने की तैयारी करने लगी। वो रात का खाना बनाकर पूरा किचन साफ करके फारिग हुई और वहां सांस लेने को बैठी ही थी कि मुलाजिमा ने उसे वहां बैठे देखा तो फौरन से उसके सर पर जा पहुंची। उसे मालकिन ने सख्ती से कहा था, इस लड़की से सारा दिन काम करवाओ। तुम्हें समझ नहीं आती? तुम यहाँ मेहरानी बनाकर नहीं लाई गई हो, उठो यहाँ से। उसने दोबारा से उसे बाजू से थामकर खड़ा करने की कोशिश की तो वो लड़खड़ाई। मेज का कोना सर पर लगा और अगले ही पल चीखकर जमीन पर आ गिरी। उसे कल रात से मार खाकर कमजोरी महसूस हो रही थी। सुबह से रो रोकर उसके सर में दर्द था और अब तो गोया हद हो गई थी। भूखे पेट उसने सारे काम किए थे और मुलाजिमा फर से उससे बदतमीजी करके उसे घर के सारे काम करवाने पर तुली हुई थी। नाटक किसी और के सामने जाकर करना। वो झुकी और उसके बालों से पकड़कर उसे खड़ा किया। तभी हवेली के अंदर हैदर दाखिल हुआ। ऊंची आवाज सुनकर वो फौरन से दौड़कर किचन में आया तो सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। ईशाल की आंखों में ढेरों आंसू थे, माथे से खून निकल रहा था और उसके बाल मुलाजिमा की मुट्ठी में जकड़े हुए थे, जो उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर रही थी। रुक जाओ, खबरदार जो अब तुमने ये हिम्मत दोबारा करने की कोशिश की।
हैदर की आवाज़ बुलंद हुई तो मुलाजिमा डरकर पीछे हटी, लेकिन हैदर सब कुछ देख चुका था। वो फौरन से आगे आया और उसने ईशाल को अपने साथ लगाया, उसके आंसू साफ किए और तेज भरी निगाहों से मुलाजिमा की तरफ देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की, इससे ऊंची आवाज़ में बात करने की? आज के बाद तुम इस हवेली में नजर आई तो मेरा नाम हैदर नहीं। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और दफा हो जाओ यहाँ से। हवेली में मुलाजिमा हो, मुलाजिमा ही रहो, मालकिन बनने की कोशिश ना करना। अगर तुम औरत ना होती तो तुम्हें मैं अच्छी तरह बताता, और अब तो तुम्हें वैसे भी मैंने नौकरी से निकाल चुका हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। वो जोर से चिल्लाया, आंखों से अंगारे निकल रहे थे। मुलाजिमा खौफजदा होकर फौरन वहां से चली गई और उसने ईशाल का हाथ थामकर उसे अपने पास बिठाया। तभी चच्ची जान अंदर आईं और ये मंजर देखकर ताली बजाई थी। वाह हैदर, वाह, तुम तो इस मोहतरमा को सबक सिखाने के बजाय इसके दीवाने हो गए हो। हैदर ने गहरा सांस भरा और ईशाल के सर से निकलता खून अपने रुमाल से साफ किया था। हाँ, मैं हो गया हूँ पागल, क्योंकि ये इंसान है, और जो कुछ आपकी बेटी सोभिया ने किया वो अपनी खुशी से किया है। वो घर से भागी है, भगाई नहीं गई, ना अगवा की गई है। ये बात आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी एक मासूम जान को नुकसान पहुंचाना आप दोनों मियाँ बीवी का पसंदीदा तरीन मशगला है। चच्ची जान ने हैरत से मुंह खोले उसकी ये बात सुनी। तो अब तुम इस लड़की के लिए हमारे सामने जबान चलाओगे? वो चिल्लाईं तो हैदर ने तंजिया हंसी अपने चेहरे पर सजाई। मैं इस मासूम के लिए सिर्फ आप लोगों के सामने इंसाफ का तकाजा लेकर खड़ा हूं, जिसे आप तमाम लोग देखना नहीं चाहते। ईशाल मासूम थी, है और रहेगी। इसके भाई के कारनामों का उसे कुछ नहीं पता, और इसके भाई ने जो कारनामा किया है सोभिया उसमें बराबर की शरीक है। वो दोनों मोहब्बत करते थे, ये बात आप मियाँ बीवी जानते थे। खैर, वो आपका और आपकी बेटी का मामला है, लेकिन ईशाल अब मेरी बीवी है, और मेरी बीवी की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। मैं रिश्तों का लिहाज नहीं करूंगा। हैदर ने चीख चीख कर हवेली सर पर उठाई थी। चच्ची साईं तो उसका गुस्सा देखकर खामोश हो गई थीं। हैदर शाह ने सबके सामने ईशाल के हक में आवाज़ बुलंद की थी। उसने तमाम लोगों के सामने उसे ग्लास में पानी भरकर खुद अपने हाथों से पिलाया, अपने रुमाल से उसका खून साफ करके उसका हाथ थामा और फिर उसे अपने कमरे में ले आया था। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम किसी का कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करोगी तो तुमने उस मुलाजमा का मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया? वो चिल्लाया। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो सहम कर पीछे हटी। मैं कैसे उसे जवाब देती? वो यहाँ की मुलाजमा और मैं बनी में आई एक मामूली सी लड़की। ईशाल ने पहली बार खुलकर बात की तो हैदर वहीं बैठकर अपना चेहरा अपने हाथों में गिराकर शर्मिंदा सा दिखाई देने लगा। जानता हूं कि यहाँ बनी के नाम पर लाई गई हो, लेकिन वो रुका और उसकी आंखों में झांका। तुम हैदर शाह की मोहब्बत हो ईशाल। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ उस वक्त से जब मैंने तुम्हें ट्यूबवेल पर ठंडे पानी से मुंह धोता देखा था, तो मेरा दिल वहीं तुम्हारे पास रह गया था। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। फिर जब मुझे पता चला कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी कर रहा हूँ जो बेकसूर है, तो मैंने खुद को बहुत बेबस महसूस किया। उस दिन मैं आंसुओं के साथ रोया कि आज मुझसे मेरी मोहब्बत छिन गई। मैं तो तुम्हें खो ही चुका था। घर वापस आया तो खुदा ने मेरे लिए सरप्राइज तैयार कर रखा था। मेरी वो मोहब्बत ईशाल तुम ही थी जो मेरी झोली में डाल दी गई और मुझे पता ही ना चला। हैदर अब उसके पास घुटनों के बल बैठा, उसके हाथों को थामकर आंखों से लगाए धीरे धीरे उसे दिल की बात बताने लगा। ईशाल हैरत से हैदर शाह की तरफ देख रही थी, जिसकी आंखों में उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। तुम मेरे नसीब में यूं लिखती जाओगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। हैदर ने बेख्तियार उसे अपने सीने से लगाया था। ईशाल रो पड़ी थी। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। बल्कि तुम अभी इसी वक्त बैग पैक करो, मैं तुम्हें यहाँ से वापस ले जाऊंगा। शहर में मेरा फ्लैट है, हम वहाँ रहेंगे। मेरे साथ शहर चलोगी ना? उसने उम्मीद भरी आंखों से देखकर पूछा तो वो सर झुका गई और हैदर के कहने पर उसका हाथ थामकर बाहर आई। वो दोनों हवेली से बाहर निकले ही थे कि वलीद शाह की आवाज़ ने उन दोनों के कदमों को जकड़ लिया था। तुम इस लड़की को इस तरह नहीं ले जा सकते, तुम्हें इसे तलाक देनी होगी, क्योंकि अब इसका इस घर में कोई काम नहीं है। हैदर तड़प कर उनके सामने आया था। शादी कोई खेल है या फिर मेरी जिंदगी आपकी नज़र में खेल है? वो गुस्से से चिल्लाया तो वलीद शाह ने हैरानी से उसे देखा था। आज से पहले उन्होंने हैदर शाह को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। बाप के सामने आवाज़ बुलंद करते हो इस छटांग भर की लड़की के लिए? उन्होंने अपने लहजे में दर्द भरकर उसकी आंखों में झांका तो हैदर ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं बाबा, मैं आपसे बदतमीज़ी नहीं करना चाहता, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। ये शादी आपने करवाई थी, लेकिन अब मैं इसे इतनी आसानी से ख़त्म नहीं कर सकता। ना इसकी ज़िंदगी मजाक है और ना मेरी ज़िंदगी।
ये रिश्ता अब कभी ख़त्म नहीं होगा। हैदर ने गोया उन्हें हकीकत का आईना दिखाया था। इशाल बेइख्तियार सहम कर उसके पीछे छिप गई थी। हैदर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा था। इशाल मेरी बीवी है और मेरी बीवी से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, क़यामत तक नहीं। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। जब आप लोगों को लगे कि अब वाकई में आप लोग मेरी बीवी को कबूल करने के लिए तैयार हैं तो मैं दोबारा आ जाऊँगा। लेकिन याद रहे, मेरी बीवी की इज्जत पर कोई हर्फ मैं ना आज बर्दाश्त करूँगा, ना कल, ना क़यामत तक। हैदर के लहजे में बला की संजीदगी थी। उसने आगे बढ़कर इशाल का हाथ थामा और बाहर कदम बढ़ाए ही थे कि ठिठक कर रुक गया। सोबिया अहमर हुसैन का हाथ थामकर अंदर दाखिल हुई थी। इशाल ने खाली खाली निगाहों से अपने भाई को देखा था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी, और वो हंसी खुशी अपनी बीवी के साथ अंदर दाखिल होकर अपने ससुर को मनाने हवेली तक चला आया था। अहमर हसीन ने एक नज़र इशाल को देखकर नज़रें झुका ली। वो जानता था उससे बदला लेने के लिए हैदर शाह ने इशाल से निकाह किया है। वो डर गया था कहीं हैदर शाह इशाल से सोबिया का बदला ना लें, लेकिन अभी हवेली में दाखिल होकर उसने हैदर शाह के अल्फाज सुने तो वो पुरसकून हो गया कि हैदर शाह इशाल को तकलीफ नहीं देगा। वो तो खुद इशाल के लिए घर वालों से लड़ रहा है। सोबिया आते ही अपने बाप के कदमों में गिर गई थी और रो रोकर माफ़ी मांगने लगी। बाबा साईं, मुझे माफ़ कर दें, मैं मजबूर थी, मुझसे गलती हो गई। सोबिया रोते हुए बोली तो उसके बाप ने मुंह मोड़कर कहा, निकल जाओ इस घर से, हमें तुम जैसी नाफरमान औलाद की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा, ऐसा ना कहें, अम्मा साईं माफ़ कर दें, अपनी इकलौती बेटी है। सोबिया अब माँ के सामने हाथ जोड़कर बोली तो वो कब से रोती तड़पती बेटी को देखकर रोने लगी और शौहर से बोली, माफ़ कर दें इसे, हमारी इकलौती बेटी है, इसे कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, इससे कहो यहाँ से चली जाए। वलीद शाह उसे माफ़ नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी बीवी की वजह से मजबूर हो गया था, जिसको सोबिया की माफ़ी मांगने और उनके माफ़ ना करने पर माइनर हार्ट अटैक हो गया था। वलीद शाह ने काफ़ी तरद्दुद के बाद उसे माफ़ कर दिया था और उन दोनों की शादी का ऐलान किया था। तुम मेरा खून हो और मैं अपने खून से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता। वलीद शाह ने नम आँखों से बेटी के सर पर हाथ रखकर कहा। एक दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद अनीला बेगम घर आ गई। दूसरे दिन हैदर शाह ने वो घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था। वो तो कल ही चला जाता, लेकिन अम्मा साईं की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसे एक दिन रुकना पड़ा। जब वो उसकी बीवी को इज्जत देने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो वो क्यों उसे हवेली में रखकर जिल्लत और मार खिलवाता। वो हवेली पर आखिरी नज़र डालकर बाहर निकल आया था। हैदर ने फीकी हंसी के साथ सोचा था और फिर इशाल का हाथ थामकर बाहर निकल गया था। अपनी औलाद के लिए लोग 7 खून माफ़ कर देते हैं। वो गाड़ी में बैठते ही बड़बड़ाया, तभी वलीद शाह की कॉल आई थी। उन्हें मुलाजिमा ने बताया था हैदर साईं सामान और वनी में आई लड़की को लेकर कहीं जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? बहू को अंदर ले आओ, मैं आज से इशाल को बहू के रूप में कबूल करता हूँ। वलीद शाह ने नरमी से कहा। हैदर को अपनी समातों पर यकीन न आया था। उसने इशाल की तरफ देखा, जो नासमझी से आईब्रो इकट्ठे करके उसकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ? हैदर ने वलीद शाह का पैगाम सुनाया तो वो हैरान रह गई। क्या ये सच है? वो हैरत से पूछ बैठी। पता नहीं। वो गाड़ी से निकलकर दोबारा हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो वलीद शाह और अनीला बेगम सर झुकाए शर्मिंदा से दिखाई देने लगे। जानता हूँ कि गलत कर रहा था, बेटी की मोहब्बत में पागल होकर हर गलत काम किया, पर अब अजाला करना चाहता हूँ। तुम इस घर से चले जाओगे तो कैसे जी पाएंगे हम दोनों? उन्होंने हैदर के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो हैदर ने आगे बढ़कर उनके हाथ खोल दिए थे। चची जान ने इशाल के सर पर हाथ रखा था। कल सोबिया और तुम्हारा वलीमा होगा, धूमधाम से होगा। पूरा शहर देखेगा कि शाह खानदान ने अपनी पुरानी रिवायत तोड़ी है। अपने खानदान में शादी करने को लाजमी समझने वाले शाह खानदान ने अपने असूल तोड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद की खुशी के खातिर। उन्होंने बेख्तियार हैदर शाह को अपने सीने से लगाया था। इशाल रो पड़ी थी। अगले दिन शानदार वलीमे का इनेकाद किया गया था। वनी में आई लड़की अब बाकायदा तौर पर हैदर शाह की बीवी तस्लीम कर ली गई थी। वलीमे की बेहतरीन तकरीब के बाद हैदर कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेबी पिंक मैक्सी में संजी समरी उसका इंतज़ार कर रही थी। हैदर खुले दरवाजे पर खड़ा कितनी ही देर ईशाल की खूबसूरती और मासूमियत देखता रहा। ईशाल ने शर्मा के सर झुका लिया। आज हैदर के जज्बात ही अलग थे। हैदर ने बेइख्तियार अपनी बाहें फैलाईं और ईशाल को पुकारा था तो वो बेड से उठकर झिझकते हुए उसके सीने से जा लगी थी। तो आखिर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ ही गया।
हैदर शाह ने उसके गिर्द बाजू लपेटकर शोखी से कहा। उसने बाहें फैलाई ही इसलिए थीं कि देख सके ईशाल को उस पर एतबार हुआ या नहीं, और ईशाल का खुद आकर उसकी बाहों में समाने का मतलब था वो हैदर शाह और अपने रिश्ते को पूरी तरह कबूल करके नई जिंदगी शुरू करने को तैयार है। जो इज्जत, जो मकाम, जो मोहब्बत आपने मुझे दी, पूरी जिंदगी कोई न दे सका। भाई की सज़ा मुझे मिली, लेकिन आपने जिस तरह मुझे संभाला, मैं सारी उम्र आपकी मकरूज रहूंगी। ईशाल ने उसके सीने में मुंह छिपाए उससे कहा तो हैदर ने बेख्तियार उसे खुद में भींच लिया था और फिर उसके दोनों गालों को चूमकर उसकी आंखों को चूमते हुए उसके हाथों को अपनी आंखों से लगाया था। तुम मेरी मोहब्बत हो, वो पाक मोहब्बत जिसने मुझे हौसला दिया कि मैं तुम्हारे लिए आवाज़ बुलंद कर सकूं। सच कहते हैं कि मोहब्बत एक अलूही जज्बा है, जो किसी पर उतर जाए तो वो उसमें डूब सा जाता है और फिर हर हद से गुजर जाता है। मैंने तुम्हारे लिए हर किसी से इंसाफ का तकाजा किया और आज देखो तुम कितनी खूबसूरत, चमक दमक से भरपूर दुल्हन नजर आ रही हो। आखिर में हैदर ने शरारत की तो वो शर्माई थी और फिर रफ्ता रफ्ता हैदर ने उसे अपनी बाहों में भरकर मोहब्बत की लज्जत से आशना करवाया था। रात कतरा कतरा पिघल रही थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे की जिंदगी में इस तरह दाखिल हुए थे कि मोहब्बत भी शर्माकर मुस्कुराई थी।